मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं दुआ साहब और हम इस समय मौजूद है ITO के ND तिवारी भवन में। यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका शीर्षक है अनुच्छेद 340 को लागू करना और कर्पूरी साहब ठाकुर उसके साथ स्टालिन साहब को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का जरिए हासिल किया। हम लोगों के लिए आपने 340 छोड़ दिया। आप देख लीजिए, नेट को उठाकर एक लाइन है कि आप अपनी प्रतिवेदन महामहिम सब कमीशन बनाएंगे, रिपोर्ट आएगा तो मिलेगा। वही हमारी डिफरेंसेज हुआ, जिसके नतीजा हुआ कि ये चुनाव नहीं होने दिया जा रहा था। वो कौन लोग खिला रहे 29 शताब्दी समारोह, इन लोगों का देन है कि 1950 में 26 जनवरी 50 में जो संविधान लागू हुआ, इन लोगों ने प्रेशर बनाया दिल्ली में आकर कि नहीं, जब तक ले 340 को आप परिभाषित नहीं करेंगे तब तक ले हम चुनाव में नहीं जाएंगे। और नतीजा नहीं हुआ कि ये लोग जो न्यायालय था वहां जाने के बाद कहा गया, ब्रिटिश हुकूमत के न्यायालय था, कहा कि भैया 26 जनवरी 50 को जब आपको संविधान दे दिया गया तो मेरे पास क्यों आ रहे हैं, आप वही क्यों नहीं प्रेशर बना रहे, वही अमेंडमेंट क्यों नहीं कर रहे। तब इन लोगों की बुद्धि खुली और 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है जो फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत ही अमेंडमेंट किया गया। दूसरी तरफ भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया, जो आज कहना चाहूंगा कि 1930-31 में जाति आधारित जनगणना किनके द्वारा कैसे हुआ, वो बिहार पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस 1917 से लेकर 1928 तक पदस्थापित थे, मुख्य न्यायाधीश के पद। ये बार बार बोलते रहे। हाई कोर्ट जो 5 दिन 4 दिन जो 5 दिन चलता था, उसके बाद जो छुट्टी होती थी, वो प्रोविंस बिहार और झारखंड बंगाल में वो कोशिश कर रहे थे। तो बार बार उनके रिक्वेस्ट पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक गवर्नर थे, वो HBS थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ चिल्लाते रहिएगा कि इनके विकास के लिए कोई डाटा तैयार होगा। वो दोनों मिलकर ब्रिटिश हुकूमत को लेटर भेजे और लेटर के माध्यम से कन्विंस होकर 1930-31 में स्टार्ट हो गया जाति आधारित जनगणना का। वही हम लोगों के खतियान बनने लगा। उसी पीरियड में 6 अगस्त 1930 को लंदन से एक लेटर बाबा साहब को मिलता है कि आप अपनी समस्या रखने के लिए लंदन में आइए। 12 सितंबर 1930 को वो लंदन में पहुंचे। लंदन में उनकी सवाल था, 3-4 सवाल थी। एक पहला सवाल संघीय लोकपालिका एवं विधान पालिका में रिप्रेजेंटेशन की गारंटी। दूसरा सवाल था कार्यपालिका में रिप्रेजेंटेशन की गारंटी। तीसरी सवाल थी राजकीय सेवाओं में रिप्रेजेंटेशन की गारंटी। चौथा एक सवाल था सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज का। ये सारी मुद्दा पर जब इनके अपनी पक्ष में बात रखने पड़ा, चूंकि उस पीरियड तक डिप्रेस क्लास की वकालत पूरे भारत में चल रही थी, उस पीरियड में उन्होंने उस सम्मेलन में जैसे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रूप में, ठीक उसी प्रकार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वहां चल रहा था। उन्होंने अपनी रास्ता को चेंज किया। रास्ता क्या था, वहां डिप्रेस क्लास शब्द नहीं यूटिलाइज करके उन्होंने कहा कि हम अनटचेबल है, हमको दिया जाए पहले ये चीज में रिप्रेजेंटेशन। दूसरी तरफ कहा गया ये लोग तो टचेबल है, यानी ये पुश्तैनी सेवा पर आधारित है, ये लोग टचेबल है, इनको तो बाद में सुविधा मिलनी चाहिए। वही एक दरार पैदा हो गई, एक बड़ी खाई पैदा हुई, जिसकी वजह से आज उसकी भरपाई 2023 तक नहीं हो रहा। वो जब 1930, 1931, 20 सितंबर 1932 में उनकी एक्सेप्ट कर दिया गया, कॉमनल अवार्ड के तहत उनको सुविधा मिल गया। नतीजा वही पीछे खतियान जो बन रहे थे 1930-31 में, उसी खतियान से एक शेड्यूल बनी, एक जाति की सूची उठाई गई। वो खतियान से ही शेड्यूल जो बनी, ये अनटचेबल लोगों के लिए शेड्यूल बन गई, एक जाति की सूची बन गई। आज किसी से पूछेगा कौन सी जाति है भाई, तो कहेंगे कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं शेड्यूल ट्राइब हूँ। वो तो जाति की लिस्ट बनी, सूची बनी है। वो
20 को 1932 में 20 सितंबर 32 को एक्सेप्ट हुआ, तब बाबा साहब महात्मा गांधी साहब ने कॉमनल वो सेपरेट इलेक्टोरल के अधिकार पर उन्होंने आंसर किया। बाद में कंप्रोमाइज हुआ पूना पैक्ट समझौता के तहत। फिर 1930 से 32 से लेकर 1935 तक वो शेड्यूल पूरा गया, उतनी टाइम लगा शेड्यूल बनाने में, और 1935 में इंडियन एक्ट के तहत एक कानून पिरोया गया और 1936 से उनकी बेनिफिट या उनकी वो रिजर्वेशन पॉलिसी उनको हुआ। जब आपको संविधान बनाने का मौका मिला 2 बरस 11 महीना 18 दिन, उसमें सारी चीजें को आपने परिभाषित किया। ठाकुर साहब, आप जो है एडवोकेट है, समझ सकते हैं पूरे कानून की, क्या लगता है कि लॉ के आधार पर भी संविधान को बदला जा सकता है? आज पीछे चलकर थोड़ा सा मैं ले जाऊंगा। इसी धरती पर बुद्ध सम्राट अशोक चंद्रगुप्त की जो व्यवस्था थी उसमें किसने लिखा था विनय पिटक? कौन शख्स थे कि बाबा साहब उतने बड़े पढ़े लिखे विद्वान खुद को दीक्षा ग्रहण किया 14 अक्टूबर 1956 को और टोटल समाज को दीक्षा ग्रहण कराए। आज वो समानता रूपी वो कौन महानायक है जिसको आज तक मार्केट में नहीं लाया जा रहा है? दूसरी, आज जाति आधारित अगर सेवा पर आधारित जो हम लोग को जो जातियां है, नायक बीट बना हजाम खान तत्व, ये कौन बनाया? और जिसके माध्यम से आज 545 में एक भी नुमाइंदे मेरे पार्लियामेंट में नहीं जा रहे हैं, 4139 विधानसभा में, जिसमें आज भी पूरे भारत में एक भी इसी सेवा पर जातियां जो सिर्फ गुलामी करने का काम किया उसी को नहीं जानने के लिए ऐसा आप नहीं कर रहे। आपकी नीयत में खोट है, जो कहीं पर निगाह है कहीं पर निशाना। आपने 2 अक्टूबर को 17 को कमेटी गठित किए थे वर्दी कमीशन, और 15 अगस्त तक आपने रिपोर्ट लाए, और उधर स्पेशल शब्द चलाकर हम लोगों को उम्मीद था कि ओबीसी को बीच में वर्गीकरण करके जो डिफरेंस क्लास सेवा पर आधारित जातियां है उनके लिए आपने स्पेशल शब्द मिला है, बल्कि आप राजनीति के लिए वोमेन सशक्तिकरण के नाम पर उसमें जो सेवा पर आधारित जातियां हैं उन महिला को आपने जगह नहीं दिया। तो यही अपनी न्याय है। इसीलिए दक्षिण भारत के सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ने वाला, दलित की लड़ाई लड़ने वाला जननायक, उत्तर भारत के जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उसी देश व्यवस्था से निर्भर करके अपमान करने वाले लोग की लड़ाई आज 24 में पूरा होने जा रही है। यही सोशल जस्टिस के लिए ये छोटी छोटी जो जातियां हैं जो गुलामी की जिंदगी जी रही है, वो उसी के लोग खुद पार्लियामेंट में जाएंगे और संविधान बचाने का काम करेंगे। यही करके एडवोकेट साहब, 2 बात यहाँ पर निकल के आती है। एक तरफ तो वो खड़ा है जो कि मनोवाद को लाना चाहता है, और एक तरफ वो खड़ा है जो संविधान को बचाना चाहता है। दोनों में जीत किसी होगी? जीत किसकी होगी? संविधान की इसीलिए जीत होगी कि किसका पतन हुआ, किसको ऐसे जानवर की तरफ पीटा गया जो गुलामी में जाति आधारित पर हम लोग जिंदगी भर गांव में गुलामी करते आ रहे हैं। गांव में एक भी नहीं रहने के लिए भूमि अधिग्रहण बिल को 1951 में आया, उनके लिए कई घर बसने के लिए जमीन है, और 1951 में ही संविधान संशोधन हुआ जो ओबीसी के लिए 340 कानून लाया गया। आज तक इनकी नजर में नहीं है, इनके साथ लोग जाएगा। वो तो गांव में इतनी कमजोर है, ये 45% डिप्रेस क्लास के लोग कच्चे लोग, इनको सबक सिखाएगा ये सोसाइटी, ये जो सोशल जस्टिस के लोग हैं, ये बोलने की आदत नहीं है, चौक चौराहा पर नहीं बोलेंगे, सिर्फ वोट के माध्यम से सत्ता लिख देंगे। इनको वोट करना चाहिए, जिसको इन्होंने कर रहे हैं कि सेवा पर गुलामी करने वाले लोगों को एहसास हो गया है कि हमारे नुमाइंदे पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, असेंबली में नहीं जाएंगे, तब तक मेरा समाज का कल्याण नहीं होगा। उसी प्रकार आप चलते रहेंगे, बहु बेटियों के हत्या बलात्कार करते रहेंगे, ये मुक्त दर्शक बंद कर रहा है। इसीलिए संविधान जरूरी है। संविधान नहीं होगा तो हम लोगों को उससे भी बदतर स्थिति होगा। इसलिए मैं भी बात दाढ़ी काटकर पटना हाईकोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। मुझे दर्द नहीं है। हमारे लोगों को जिस तरह से उदाहरण में दे रहा हूँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, वही मनवादी की व्यवस्था के लोग उनके पिता को बाल दाढ़ी नहीं बनाने जाने के लिए घर में घुस कर डंडा बरसाया गया, क्योंकि तुम ईश्वर हमको प्रूव किया कि तुम सीएम का पिता नहीं हो, तुम ये गुलामी करने वाले जाति नाई जाति हो। ये दर्द नहीं है क्या लोगों
को यही दल का रणनीति बन रही है कि अगला हम लोग पूरे भारत में कर्पूरी ठाकुर करुणानिधि जी की जयंती मनाते हुए बड़े मैदान और लीला मैदान जैसे बड़े को हम लोग उन तिथि को भरने का समय है वो जिस तरह परिस्थिति में दिखाई दे रहा है, गंभीरता के साथ हमें सोचना होगा। गंभीर विषय है कि आगे आने वाले लोग अपनी पीढ़ियों को क्या लेके जाएंगे, क्या वो आजादी के साथ रहना चाहते हैं या फिर से गुलामी की ओर जाना चाहते हैं। जब तक ये नहीं सोचेंगे, जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक हम निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। सोचिए, विचारिए और अपना मतदान उसे कीजिए जो आपकी रक्षा करना जानता है। संविधान वो अस्त्र है, वो शस्त्र है जिसे बचाने की बात आज पूरी दुनिया कर रही है। अगर आप संविधान बचता है तो आपके हक और अधिकार बचते हैं, संविधान नहीं बचता है तो आप किस ओर जाएंगे, आप स्वयं सोच सकते हैं। इसी के साथ HD न्यूज इंडिया। जय हिंद, जय भारत।